इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखिए। इसी प्रकार का जो सवाल है वो बीपीएससी पीटी में पूछा गया था पिछले साल, जो डीएसओ का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा गया था। हम लोगों ने कल से ही शुरू किया है कि एमसीक्यू के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला यह सीरीज़ है, जिसमें हम लोग अभी फिजिक्स के एमसीक्यू कर रहे हैं। कल का भी वीडियो देखिएगा, जा कर के कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिएगा और उसके एप्लीकेशन पर फोकस करना है। कल हमने कॉन्सेप्ट बेस कई सारे सवाल किए थे, टोटल 21 क्वेश्चंस को हल किया था। 50 मिनट के अप्रॉक्स वीडियो है। और आज जो है हम वो बाकी के सवालों को हल करेंगे, करीब में 40 सवालों को, जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं, उपयोग पर आधारित है, डेली लाइफ यूज पर आधारित है, जिसको हम लोग हल करेंगे। अचीवर ग्रुप में जुड़िएगा। डेली 100 सवालों का प्रैक्टिस करते हैं बीपीएससी पीटी के लिए। पहले के भी सारे टेस्ट और पीडीएफ अवेलेबल हैं और आपको आगे के भी सारे सेट मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का। देखिए पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है 22 नंबर सवाल। ज़रा ध्यान से पढ़िए और हर सवाल को हल भी करना है। सवाल को मैंने बोल्ड कर दिया है, बड़ा कर दिया, इसलिए मैंने अपना वीडियो हटा दिया है। द ऑडोमीटर ऑफ ए व्हीकल मेजर्स इट्स। किसी वाहन का ऑडोमीटर क्या मापता है? ऑडोमीटर है या स्पीड मापेगा या फिर डिस्टेंस को मापेगा। वाहन में तो दो ही चीज़ मेजर की जाती है। इसको बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनरली यही दो चीज़ें होती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑडोमीटर जो है यह तय की गई दूरी को मापता है। और अगर आप कल का वीडियो देख कर के आए होंगे तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में अंतर पता चल गया होगा। डिस्टेंस क्या होती है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली गई टोटल जो दूरी है उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जितना भी चला गया हो, लेकिन अभी वर्तमान में उनके बीच की दूरी कितनी है, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इनका इतना ही होगा, जबकि डिस्टेंस ये लंबा ट्रैवल करना हो जाएगा। तो जो अंतर आया है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक सवाल में 2-2, 3-3, 4-4 फैक्ट्स हैं। ऑडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है। वहीं पर ऑडोमीटर क्या हो गया? यह कुल दूरी को मापेगा। वहीं पर स्पीडोमीटर जो होता है, या किसी विशेष क्षण पर वाहन की तात्कालिक चाल को मापता है, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर या 70 किलोमीटर पर आवर। जो भी आपके वाहन के स्पीड है वो स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इन दोनों के डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा, सवाल यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते। यही वो सवाल है जो बीपीएससी में पहले पूछा जा चुका है। बीपीएससी के द्वारा एक एग्जाम में पूछा गया था। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है? द्रव्यमान अर्थात मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है? आपने भी जनरली यही किया होगा, मास शब्द यूज कर लिया होगा द्रव्यमान के लिए भी और भार के लिए भी, दोनों के लिए यूज कर लिया होगा। जबकि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहुत अंतर होता है द्रव्यमान और भार में। भार के साथ में होता क्या है, पहले आप अंतर को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। देखिए पहला है मास इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ स्केलर क्वांटिटी। द्रव्यमान एक सदिश राशि है, भार एक अदिश राशि है। सदिश और अदिश तो पता चल गया होगा, स्केलर एंड वेक्टर। स्थान के साथ द्रव्यमान बदलता है, भार स्थिर रहता है। क्या भार स्थिर रहेगा या भार बदलेगा? अगला है कि द्रव्यमान हर जगह स्थिर रहता है, गुरुत्वाकर्षण के आधार पर यह बदलता है। क्या द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण से बदलता है? द्रव्यमान और भार दोनों किलोग्राम में मापे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, वेट चेंज डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा कि द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे खींचती है। वार जो है क्या बोलते हैं, भार, वेट जो है वह बल है जिससे पृथ्वी उसे खींचती है। तो वेट बराबर मास इंटू 9.8 जब आप करेंगे तो असली वेट आपका निकल करके आएगा। यानी कि अगर मास दिया हुआ है 10 kg तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 10 इंटू 9.8, ये उसका वेट हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी को पता होना चाहिए। साइंस बैकग्राउंड है या नहीं है उससे मायने नहीं रखता, वो अब आपको छोड़ना पड़ेगा। मास वर्सेज वेट, द्रव्यमान बनाम भार। द्रव्यमान मास, यह किसी वस्तु मौजूद पदार्थ की मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ मैटर की। एक वस्तु ए है जो इस प्रकार से बॉक्स है, इसमें कितना पदार्थ है, ये इसका क्या हो गया? मास हो गया।
अब इसी मास में जब पृथ्वी उसको जो खींचेगी तो उसका वेट हो जाएगा। इसीलिए कल मैंने पढ़ाया था कि विषुवत पर वेट कम हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पर कम है, जबकि पोल पर अगर आप जाएंगे तो ग्रेविटी ज़्यादा होने से आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार से चंद्रमा पर चले जाइए तो वहाँ पर वेट और भी ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी और भी ज़्यादा कम है। तो अर्थात आपका सभी जगहों पर मास बराबर ही रहा, द्रव्यमान आपका बराबर ही रहा, बस आपका भार जो है वो ग्रेविटी के कारण से बदल रहा है जगह जगह पर। इस छोटे से कॉन्सेप्ट में बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं एप्लीकेशन पर। ब्रह्मांड में हर जगह स्थिर रहती है, यह औदिश राशि है, औदिश स्केलर राशि है। यह द्रव्यमान, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती है, द्रव्यमान की कोई दिशा नहीं होती है, नहीं होती है, कोई दिशा नहीं होगी। भार वह बल है, फोर्स है यह जो नीचे ग्रेविटी के ओर लगती है, ग्रेविटी खींचती है इसे, ग्रेविटी खींचती है, इसलिए इसमें क्या है, दिशा है और परिमाण दोनों ही है, तो स्केलर हो जाएगा ये। पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, चूँकि जी का मान अलग अलग है, जैसे पृथ्वी और चंद्रमा पर बदलता है इसीलिए भार भी बदलता है। इकाई इसका न्यूटन होता है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ज़रूर ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, लिफ्ट, एलिवेटर में वजन मापने वाली मशीन पर खड़ा व्यक्ति एक लिफ्ट है और लिफ्ट में भी वेइंग मशीन रखा हुआ है, वेट करने वाला मशीन है और एक आदमी यहाँ पर खड़ा हो रखा है इस प्रकार से। तब पूछ रहा है कि व्यक्ति अपना वजन बढ़ा हुआ कब देखेगा। यह व्यक्ति इस पर खड़ा है, मान लीजिए अभी 80 kg आ रहा है, उसको 90 kg कब दिखाई देगा। पहला है मूव्स डाउनवर्ड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान वेग से अगर नीचे जाएगी लिफ्ट तो उसको भार बढ़ता हुआ दिखेगा। एक्सेलरेट डाउनवर्ड, नीचे की ओर त्वरित होती है तब उसको दिखेगा। मूव्स अपवर्ड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ऊपर की ओर जाएगी वेलोसिटी के साथ तब उसको दिखेगा। या ऊपर की ओर त्वरित होती है, एक्सेलरेट होती है तब उसको भार दिखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है, एक्सेलरेट होती है, तो आभासी भार जो है, आभास होगा आपको, आभास होगा वो ज़्यादा हो जाता है, वास्तविक भार से अधिक हो जाता है, वास्तविक भार से अधिक हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। लिफ्ट में मशीन वास्तविक भार, रियल वेट नहीं बल्कि अविलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन प्लस अपरेंट वेट मापी जाती है, इसलिए उसको ज़्यादा दिखाई देता है। लिफ्ट ऊपर त्वरित हो तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, लिफ्ट नीचे त्वरित हो तो घटा हुआ होगा। एक समान वेग से नीचे या ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए भार में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। लिफ्ट का केवल टूट जाए तो व्यक्ति को भारहीनता लगेगा, एकदम से व्यक्ति लिफ्ट में उठ करके लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा, उसको भारहीनता प्रतीत होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि घुमावदार सड़क, एक घुमावदार सड़क है, तो घुमावदार सड़क अगर अच्छी सड़क है तो इसको आपने देखा होगा, इस प्रकार से इसका स्लोप रहता है, यानी कि इधर ऊंचा रहेगा, इधर ऊंचा रहेगा और इधर नीचे की ओर रहता है। यही सवाल पूछा जा रहा है। घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे थोड़े ऊंचे क्यों रखे जाते हैं। सड़कों की बैंकिंग इसको कहा जाता है, मतलब आपने सड़कों को थोड़ा सा दूसरी तरफ से ऊंचा बनाया है, घूम रहा है तो, और इस तरफ थोड़ा सा नीचे रखा है। अच्छी सड़कें जैसे NH या हाई स्पीड एक्सप्रेसवे अगर आपको मूर्ति हुई दिखती है तो उस पर आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। लोकल सड़कों पर ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पीड जो लिमिट लगाया जाता है वो सड़क को देख करके ही स्पीड लिमिट लगाया जाता है। जैसे एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होता है मिनिमम, NH पर अलग होता है, लोकल सड़कों पर अलग होता है। वो सड़क की क्वालिटी के आधार पर ही होता है, उसकी काइनेमेटिक्स के आधार पर ही होता है, वही फिजिक्स केमिस्ट्री के आधार पर होता है। तो इसका आंसर निकालिए ज़रा, क्यों होता है यह। टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, टायर और सड़क के बीच घर्षण बढ़ाने के लिए, सुरक्षित मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। टू अवॉइड वाटर लॉगिंग ऑन द रोड, जल भराव से बचने के लिए। टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ व्हीकल, वाहनों की गति को कम करने के लिए। तो सेंट्रीपिटल बल प्रदान करने के लिए ताकि सुरक्षित रूप से मुड़े, नहीं तो गाड़ी क्या होगी, गाड़ी कई बार सड़क के मुड़ते समय इस तरफ बाहर की ओर चली जाएगी, बाहर की ओर चली जाएगी। अगर सड़क हल्का सा ऊंचा है तो गाड़ी थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, ज़्यादा नहीं,
मामूली सा आपको समझ में भी नहीं आएगा और आसानी से मुड़ जाएगी, वो इसी कारण से रखा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कल हमने सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्सों के बारे में पढ़ा हुआ था, कृपया कल का भी वीडियो जा करके देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, ए स्विमर इज एबल टू स्विम फॉरवर्ड। एक तैराक पानी को पीछे धकेलकर पानी में आगे की ओर तैरने में सक्षम होता है। यह किसका अनुप्रयोग है, यह किसका एप्लीकेशन है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किसका यह एप्लीकेशन है कि धावक जो है वो तेज़ी से आगे दौड़ पाता है, स्विमर जो है तेज़ी से आगे बढ़ पाता है। यह किसका एप्लीकेशन है। यहाँ पर स्विमर को हटा करके धावक लगा सकते हैं। बेसिक डिफरेंस कीजिए, हज़ारों एप्लीकेशन होते हैं एक कॉन्सेप्ट के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ काम करता है। वहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का लॉ काम करता है। पानी को वो पीछे धकेलता है, पानी उसे आगे धकेलती है, इसी प्रकार से वो आगे बढ़ता है। 27 नंबर सवाल देखिए क्या है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, जब गन से आप गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे की ओर हटती है, रिकॉइल जिसे कहा जाता है, बहुत तेज़। इसीलिए बंदूक अगर आपने फायर करना सीखा होगा एनसीसी वगैरह में, तो कंधे से लगा करके उसके बट को रखना पड़ता है, तभी जाके फायर किया जाता है, नहीं तो बहुत तेज़ कंधा टूट जाता है सम टाइम अगर आप कम उम्र में बंदूक चला रहे कमज़ोर कंधे के साथ में। तो यदि बंदूक का द्रव्यमान गोली से बहुत अधिक है तो बंदूक का प्रतिवेक्ष वेग, रिकॉइल वेलोसिटी कैसा होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। कैसा होगा ये पूछा जा रहा है। यदि बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक है तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, रिकॉइल वेलोसिटी कैसा होगा, ये पूछा जा रहा है। निकालिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए है, इक्वल टू बुलेट वेलोसिटी। गोली के वेग के बराबर ही बंदूक पीछे जाएगी। न्यूटन के लॉ के हिसाब से तो आप यही सोच रहे होंगे कि जिस रफ्तार से गोली आगे बढ़ी है उसी रफ्तार से बंदूक भी पीछे हटेगी, और इंसान तो सुपरमैन है, वो उस रफ्तार को रोक भी लेता है हाथ से। ऐसा नहीं होता है। गोली के वेग से अधिक वेग से पीछे जाएगी, क्या ऐसा संभव है। गोली के वेग से बहुत कम दर से पीछे जाएगी, या शून्य वेग होगा, उस पर शून्य वेग होगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप हल कर ले जाएंगे। यहाँ पर छिपा हुआ है, यदि बंदूक का द्रव्यमान गोली से बहुत अधिक है तो चूंकि गोली का द्रव्यमान कम है इसलिए उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और चूंकि बंदूक का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है इसलिए उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी। इसलिए उसको हम हाथ में पकड़ के रख पाते हैं और कंधा हमारा उसको रोक पाता है। संवेग संरक्षण कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके कारण एम गन यानी कि मोमेंटम गन गुना वी गन जो है यानी कि वेलोसिटी ऑफ गन जो है बराबर एम बुलेट गुना वी बुलेट होगा। चूँकि बंदूक का जो भार है वो ज़्यादा है, एम जो है यह ज़्यादा है, बंदूक का एम जो होता है भार जो होता है वो ज़्यादा है, तो इस भार के कारण से उसकी वेलोसिटी कम होगी, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इसलिए इसका वेग बहुत ही कम होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सवाल भी यहाँ पर बाइलिंगुअल है। सवाल रोक करके हल कीजिए, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। एक हवाई जहाज क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टल एक समान वेग से उड़ रहा है। उससे एक बम गिराया जाता है। पायलट द्वारा देखे जाने पर बम का पथ कैसा होगा। ध्यान दीजिएगा, यह जो है एरोप्लेन जो है यह उड़ रहा है। यहाँ पर एक पायलट बैठा हुआ है, जो भी है मान लीजिएगा एरोप्लेन यही है। ये पायलट गिरा, यहाँ से इन्होंने बम गिराया। इस पायलट को बम कैसे, किस पथ पर दिखेगा, किस प्रकार का कर बनाता हुआ दिखेगा या कैसे गिरता हुआ दिखेगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नीचे आदमी खड़ा होकर के इसको देखेगा तो उसको कुछ और दिखाई देगा, कोई और पथ दिखाई देगा। वहीं पर पायलट जो है उसको कोई और पथ दिखाई देगा। इसका आंसर ज़रूर निकालिएगा। उसको बम किस तरह से गिरता हुआ दिखेगा। पैराबोलिक इस प्रकार से गिरता हुआ दिखेगा, प्लेन आगे बढ़ रहा है, बम ऐसे गिरते जा रहा है। वृत्ताकार सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे नीचे दिखेगा, बिल्कुल ही नीचे गिरते हुए। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड फॉरवर्ड, यानी कि ऐसे दिखेगा क्या बम गिरते हुए प्लेन से, कैसे दिखेगा ज़रा सोचिएगा और इसका आंसर निकालिएगा। एक पायलट बैठा हुआ है और वो बम गिरा रहा है नूर खान एयरबेस पर, उसको किस प्रकार से दिखाई देगा बम गिरता हुआ। छोटा सा सवाल है लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से है ना, रिलेटिव मोशन जिसको कहा जाता है, रिलेटिव मोशन। ध्यान दीजिएगा एक चीज़ पर कि पायलट महोदय जो हैं और
और बम जो है ये दोनों एक ही फ्रेम में हैं, अर्थात दोनों की रफ्तार एक ही थी, दोनों की वेलोसिटी समान थी जब बम को गिराया जा रहा था। दोनों की वेलोसिटी एक ही समान थी जब बम को गिराया जा रहा था। इसीलिए पायलट महोदय को किस प्रकार का पथ दिखेगा बम का? 28 का आंसर हो जाएगा सी। उसको दिखेगा कि फ्लाइट से जो बम है वो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गिर रहा है, जबकि नीचे खड़ा हुआ आदमी जो देखेगा कि प्लेन आगे जा रहा है, बम गिर रहा है, तो उसको इस प्रकार का रास्ता दिखाई देगा जिसको हम लोग पैराबोला कहते हैं। पैराबोलिक पथ कहते हैं, परावलयकार बोलते हैं जिसको हिंदी में। नीचे खड़ा आदमी को इस प्रकार से दिखाई देगा, जबकि पायलट को दिखाई देगा कि बिल्कुल स्ट्रेट गिर रहा है, नीचे की ओर गिर रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम घर्षण के परिणाम बढ़ते क्रम को सही ढंग से दर्शाएं? निम्न से कौन सा कम घर्षण के परिमाण के बढ़ते क्रम को आपको सही ढंग से दिखाना है? किस घर्षण में परिमाण बढ़ते क्रम में दिखाना है? सबसे कम किस में, फिर उससे ज़्यादा किस में, फिर सबसे ज़्यादा किस में? तो इसका तो कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन कहाँ पर ज़्यादा लगता है? कोई गोल घूमती चीज़ पर या इस प्रकार से चौकोर चीज़ पर कहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा? किसको धकेलना आसान होता है? तो गोले को धकेलना आसान होता है, रखी हुई मेज़ को धकेलना मुश्किल होता है। यही तो है, तभी तो पहिया गोलाकार बनाया जाता है ना। इसका आंसर निकालिए। 29 का आंसर हो जाएगा बी। सबसे कम रोलिंग, मतलब अगर कोई सर्कुलर चीज़ है तो उस पर सबसे कम, उसके बाद से स्लाइडिंग, कोई स्लोप है तो उस पर कम फ्रिक्शन होगा। उसके बाद से स्टैटिक होगा, कोई रुकी हुई चीज़ जैसे टेबल, मेज़, कुर्सी है, उसको धक्का लगाना कठिन होगा। ये स्लोप पर रखा हुआ कोई चीज़ है तो उसको धक्का लगाना आसान होगा, और अगर कोई गोल सा चीज़ है तो उसको धक्का लगाना सबसे आसान होगा, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पर सबसे कम है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यह सवाल पूछा जा सकता है आपसे। फ्रिक्शन से AEDO के तीनों दिन एक सवाल पूछे गए हैं, तीनों दिन एक सवाल पूछे गए हैं। BPSC अब पता नहीं क्या हो गया, काइनेमेटिक्स इत्यादि सवाल पूछ रही है। पहले 2 ही 3 चैप्टर से आता था, लाइट, साउंड, उसके बाद से लेंस इत्यादि और इलेक्ट्रोस्टैट और वेव्स, पहले इन्हीं से सवाल आते थे, लेकिन अब हर जगह से सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, वेव इत्यादि से भी पूछा जा रहा है। लोटनिक और सर्पी घर्षण, सर्पी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु फिसलती है। आपको पता ही है कौन कौन से घर्षण होते हैं ये। नेक्स्ट सवाल है, किसी अनंत ताल इंक्लाइंड प्लेन का वह अधिकतम कोण एंगल, वह एंगल जिस पर उस पर रखा कोई पिंड ठीक नीचे की ओर खिसकना शुरू कर देता है, क्या कहलाता है? एक ऐसा एंगल मान लीजिए जिस पर हम किसी भी वस्तु को रखेंगे तो अपने आप वो फिसलना शुरू कर देगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण कोण, प्रक्षेप कोण अर्थात एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज विराम का कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन का कोण, कौन सा कोण उसको कहा जाता है? अगर एक स्लाइडिंग सरफेस को एक विशिष्ट एंगल पर रखा जाए तो उस पर रखा हुआ कोई भी वस्तु जो है वो स्लाइड करना शुरू कर देगा। इस कोण को क्या कहा जाता है? इस एंगल को क्या कहा जाएगा? एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं बंधुओं। आपने निकाला भी होगा, tan थीटा वाला सवाल किया होगा, शैडो वाला एक सवाल किया होगा। चलिए आ जाइए, इसके बारे में बताइए मुझे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग कहते हैं विराम कोण, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। जरूर ध्यान में रखें, विराम कोण कहते हैं। झुके हुए तल इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, ये हो गया इंक्लाइंड प्लेन का क्षैतिज हॉरिजॉन्टल के साथ वह अधिकतम कोण है, हॉरिजॉन्टल के साथ यह कोण जिस पर रखा हुआ ब्लॉक बिना किसी बाहरी बल के खिसकने की सीमा पर होता है। इस पर एक ब्लॉक रख दिया हमने, अब यह क्या करेगा? खिसकना शुरू कर देगा। यह कोण संपर्क सतह के बीच घर्षण कोण कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन MU पर निर्भर करता है और tan थीटा, इसीलिए मैंने चर्चा की थी, इसको MU कहते हैं, tan थीटा MU कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, क्या है? गैलीलियो के अनुसार विषम संख्याओं के नियम के अनुसार मुक्त रूप से गिरने वाली पिंड द्वारा समान समय अंतराल सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होता है? यह गैलीलियो का क्या है? लॉ है, जो समटाइम फेल कर जाता है, कई सारे जगहों पर एक्सेप्शन होता है, लगता भी है। इसके अनुसार से गैलीलियो के विषम संख्या नियम, लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, जैसे लॉ ऑफ मोशन हम लोग कहते हैं न्यूटन का,
वैसे ही लॉ ऑफ ऑड नंबर्स इनके नियम का नाम है। ठीक है, के अनुसार मुक्त रूप से गिरने वाली फ्री फॉल कोई वस्तु हो रही पिंड द्वारा समान समय अंतराल सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होता है, ये इन्होंने पूछा हुआ है। तो इस लॉ के हिसाब से ये जो होता है ना, उसको कहा जाता है 1:3:5:7। इसलिए इसको विषम संख्याओं का कहते हैं लॉ, 1:3:5:7। इसका समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ GT², ये इसका इक्वेशन होता है। क्या उपयोग करते हैं, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात हमेशा विषम संख्या 1, 3, 5, 7 होता है। पहले वो 1 सेंटीमीटर तय करेगी पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में वो 3 सेंटीमीटर तय कर लेगी, तीसरे सेकंड में 5 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगी और चौथे सेकंड में 7 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगी। अर्थात जो गिर रही है, फ्री फॉल हो रहा है, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ये यहाँ पर कहा गया था सक्सेसिव इक्वल टाइम ट्रैवल इंटरवल्स जो है उसको 1:3:5:7 में बांटा गया है। अगर हम पहले सेकंड जो है वो 3 सेंटीमीटर 1 सेकंड चल रही है, पहले सेकंड में 1 सेंटीमीटर, दूसरे सेकंड में 3 सेंटीमीटर, तीसरे सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा। यानी कि तीसरे सेकंड तक आते आते उसने 5 3 8 1 9 सेंटीमीटर की दूरी तय कर ली और चौथे सेकंड में जाते ही वो 7 सेंटीमीटर की दूरी करेगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर की दूरी वो तय कर चुका है। ये ऑर्ड्स का नियम है गैलीलियो का, इसको ध्यान रखें, 1:3:5:7। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। फोर्स कैन नॉट, एक बल क्या नहीं कर सकता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत ही सुंदर सा सवाल है, हल कीजिए इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान बदल नहीं सकता, क्या हो सकता है, एक हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, इसको भी ध्यान में रखिए कि फोर्स तो यही है, बल का फॉर्मूला सब जगह यही लगता है। क्या है, एक बल क्या नहीं कर सकता, वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदल सकता, वस्तु की चाल बदल नहीं सकता, क्या चाल बदल सकता है, क्या गति की दिशा बदल नहीं सकता, क्या कोई गति हो रही उस पर फोर्स लगाया जाए उसकी दिशा नहीं बदलेगी, क्या वस्तु का आकार बदल नहीं सकता, एक गोलाकार चीज़ है उसको फोर्स लगा करके हम उसको और कोई आकार नहीं दे सकते हैं, क्या बिल्कुल दे सकते हैं। निकालिए इसका आंसर क्या नहीं कर सकता। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बहुत आसान था। बल वस्तु की गति, दिशा, आकार सब कुछ चेंज कर सकता है, लेकिन किसी वस्तु का द्रव्यमान भौतिक मात्रा है जो बल लगाने से नहीं बदलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। द एरिया अंडर ए फोर्स टाइम FT ग्राफ रिप्रेजेंट, कल हमने देखा था 2-3 ग्राफ, फोर्स एंड टाइम, अब ग्राफ है। बल समय FT ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। अब ये जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, यह किस चीज़ को दर्शाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। किया गया कार्य, वर्क डन, पावर, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स, एक्सेलरेशन, त्वरण, किसको दिखाता है। ये जो एरिया दिख रहा है आपको ग्राफ का, यह किसको दिखाता है। एईडीओ में 2 दिन ग्राफ से इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, वो तो बहुत टफ लेवल के थे, ये तो मैं थोड़ा सा आसान लेवल का रखा हुआ है मैंने। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात चेंज इन मोमेंटम की दिशा दर्शाता है, क्योंकि बल इंटू समय बराबर क्या होता है, इम्पल्स, आवेग जिसको हम लोग कहते हैं। जो संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी के बराबर में होता है, डेल्टा पी के बराबर होता है, तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू टी। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। कल भी हमने इससे जुड़ा एक सवाल किया था। नेक्स्ट सवाल है कि एक त्वरित ट्रेन एक्सेलरेटिंग ट्रेन से जुड़ा संदर्भ फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसका उदाहरण है। क्या बोल रहा है, एक त्वरित ट्रेन, एक ट्रेन जो चल रही है, उससे जुड़ा जो फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो किसका उदाहरण होगा। इसी प्रकार के शब्दावली में आपके सवाल भी आएंगे, हल कीजिए इसको। चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्या यह एक जड़त्व फ्रेम होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल होगा, क्या एब्सोल्यूट फ्रेम होगा, स्टेशनरी फ्रेम होगा, क्या ये स्थिर फ्रेम है, क्या ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर 34 का। कोई भी फ्रेम जो त्वरित है वो अजड़त्वीय कहलाता है,
नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है, नॉन इनर्शियल कहलाता है। किसी भी फ्रेम में एक्सेलरेशन है अर्थात वो मूविंग है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, उसको हम लोग कह देंगे यह नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम, जड़त्वीय फ्रेम किन्हें कहा जाता है, ऐसा संदर्भ फ्रेम जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, ये एरोप्लेन था, मैंने वहाँ पर एक शब्द बोला कि ये जो बम है और ये जो पायलट महोदय हैं ये दोनों एक ही फ्रेम में है, अर्थात दोनों की स्पीड, वेलोसिटी सब कुछ एक ही है क्योंकि एक ही ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है। वहीं पर नीचे से खड़े जो आप प्लेन को देख रहे हैं, आपका फ्रेम क्या है, दूसरा है। आप नीचे खड़े हैं तो आपका रुका हुआ फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम जिसको हम लोग कहते हैं। ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, चलता हुआ फ्रेम है। जैसे आप अभी अपने घर में कैसे बैठे होंगे वो आपका फ्रेम होगा, कोई और कहाँ गाड़ी में बैठकर सुन रहा होगा तो उसका वो फ्रेम होगा। तो सबका फ्रेम अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम कलेक्टिव रूप से देखें तो पूरे पृथ्वी का एक फ्रेम है, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी कुछ हो रहा है पृथ्वी पर ही हो रहा है। तो पृथ्वी तो मूव कर रही है, तो पृथ्वी के सापेक्ष अगर हम लोग देखेंगे तो हम सब मूव कर रहे हैं, लेकिन मेरे आपेक्ष हो सकता है आप मूव कर रहे हो सकता है आपके आपेक्ष मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये सबके फ्रेम होते हैं, इसको कहते हैं मेरे रिलेटिव फ्रेम होता है। कहाँ से देख रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका फ्रेम जो है वो स्थिर है या मूव कर रहा है। जैसे दो ट्रेन हैं, दोनों समान गति से चल रहे हैं, तो दोनों से एक दूसरे को देखने पर रुका हुआ प्रतीत होगा क्योंकि दोनों का वेलोसिटी समान ही है, ठीक है। तो किसके रेफरेंस में फ्रेम को देखा जा रहा है ये भी इसमें मायने रखता है, मैं आपको ये समझा रहा था। एट रेस्ट है, एक समान वेग है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है अर्थात ए बराबर 0 है। इसमें न्यूटन के नियम सीधे लागू होते हैं। और जड़त्वीय फ्रेम जो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऐसा फ्रेम जिसमें त्वरण एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पर तो एक्सेलरेशन 0 था। जैसे मुड़ती हुई कार या शुरू होती ट्रेन, इसमें न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए एक काल्पनिक बल सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, If a freely falling body does not experience any air resistance, ज़रा इसको समझते हैं, और then its total mechanical energy पूछ रहा है आपसे। यदि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड को, एक पिंड ले लिया आपने, एक बॉल है जो गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है, कहीं से भी गिर रहा है, ठीक है। किसी वायु प्रतिरोध, यहाँ पर एयर रेसिस्टेंस 0 यानी कि फ्रिक्शन हमने 0 मान लिया है, का अनुभव ना हो तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, रुका हुआ एनर्जी प्लस चलने के कारण जो उसमें एनर्जी मिल रहा है वो, इसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वह क्या होगा, लगातार बढ़ती रहेगी, लगातार घटेगी, स्थिर रहेगी, ज़मीन पर शून्य हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। न्यूमेरिकल नहीं पूछा जा रहा है, पूछ रहा है कि एक बॉल जो है वो गिर रही है, एयर रेसिस्टेंस 0 है यहाँ पर फ्रिक्शन, ठीक है। तो पूछ रहा है उसकी मैकेनिकल एनर्जी लगातार बढ़ती रहेगी, लगातार घटती रहेगी, या ज़मीन पर आकर के 0 हो जाएगी, या फिर उसका घटेगा बढ़ेगा कुछ नहीं, वो एक ही जैसा रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, रिमेन कांस्टेंट। जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती उसकी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, लेकिन दोनों का कुल योग हमेशा समान ही रहता है। दोनों का कुल योग जो है मैकेनिकल एनर्जी जो है यह हमेशा समान ही रहेगा, इसको ज़रूर ही याद रखें, इसका आंसर सी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, जिसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यदि किसी प्रणाली पर केवल संरक्षित बल, कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि गुरुत्वाकर्षण काम कर रहे हों और घर्षण या वायु प्रतिरोध ना हो, आइडियल कंडीशन है ये, वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। आइडियल कंडीशन हमने पहले ही बताया कि एयर रेसिस्टेंस 0 है यहाँ पर। तो निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पूरी गति के दौरान कांस्टेंट रहती है, वो परिवर्तित नहीं होती है। इसी को आपको ध्यान में रखना चाहिए, व्हेन ए हॉर्स पुल ए कार्ट, जब एक घोड़ा गाड़ी खींचता है तो घोड़े को आगे बढ़ने मदद करने वाला बल किसके द्वारा लगाया जाता है।
ये आपसे छोटा सवाल पूछ रहा है। आप घोड़े की जगह बैल कर लीजिए। बैलगाड़ी तो सब ने देखा होगा गांव में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। द कार्ट ऑन द हॉर्स, गाड़ी द्वारा घोड़े पर बल। जमीन द्वारा घोड़े पर, जमीन द्वारा गाड़ी पर लगता है या घोड़े द्वारा जमीन पर बल लगता है। जब एक घोड़ा एक तांगे को या एक गाड़ी को खींच रहा है तो पूछ रहा आगे बढ़ने मदद करने वाला जो फोर्स है वो फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है। फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है बंधुओं। बताइए इसका आंसर, फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, द ग्राउंड ऑन द हॉर्स। जमीन द्वारा घोड़े पर फोर्स लगाया जा रहा है। जमीन द्वारा घोड़े पर फोर्स लगता है। चलने के लिए घोड़ा अपने खुर से जमीन को पीछे की ओर धकेलता है, इसको क्रिया कहते हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया होगी। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जमीन घोड़े पर आगे की ओर एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया में बल लगाएगी जिससे घोड़ा आगे बढ़ पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। मैं गारंटी ले सकता हूँ बहुत सारे बच्चे आते हुए भी ये सवाल एग्ज़ाम में गलत करके आएंगे क्योंकि कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजन होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ए रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द हाई एल्टीट्यूड, देखिए क्या है, अधिक ऊंचाई से गिरने वाली बारिश की बूंद। रेन ड्रॉप एक समान चाल, कांस्टेंट स्पीड अर्थात वेलोसिटी 0 होना चाहिए, के साथ ज़मीन पर पहुंचती है। इस एक समान चाल को क्या कहा जाता है। एक रेन ड्रॉप है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से ज़मीन पर पहुंच रही है। इस एक समान चाल, ये जो कांस्टेंट स्पीड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं। इनर्शियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी सीरियसली, टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग, या क्रिटिकल वेलोसिटी क्रांतिक वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, सी हो जाएगा। सीमांत वेग कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ जैसे हवा या पानी में गिरती है, ध्यान से सुनिएगा, तो उस पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण और ऊपर की ओर वायु प्रतिरोध कार्य करता है। अभी यहाँ पर एयर ड्रॉप, ये रेन ड्रॉप गिर रहा है, तो इस पर एयर रेसिस्टेंस जो है वो ऊपर की ओर काम कर रहा है, फ्रिक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, और ग्रेविटी जो है वो इसको नीचे खींच रही है। तो एक नीचे खींच रही इसको और फ्रिक्शन इसको ऊपर खींच रहा है। फ्रिक्शन इसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, रोक रहा है इसको, और ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। ठीक है, जैसे जैसे गति बढ़ती है प्रतिरोध बढ़ेगा, जैसे जैसे गति बढ़ेगी फ्रिक्शन जो है ये इंक्रीज करता जाएगा, फ्रिक्शन इंक्रीज करता जाएगा। एक बिंदु पर ऊपर का बल नीचे के बल के बराबर हो जाता है। एक ऐसा बिंदु होगा जब F बराबर G हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, नेट फोर्स 0 हो रहा है, नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। दोनों फोर्स एक दूसरे को काट दे रहे हैं। इसके बाद वस्तु का त्वरण 0 हो जाएगा और वह एक स्थिर अधिकतम वेग से गिरती है, जिसे हम लोग सीमांत वेग कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी उसको कहा जाता है। यह कॉन्सेप्चुअल सवाल था, इसको ज़रूर ही याद रखें। फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। एक स्प्रिंग बैलेंस क्या मापता है, तो यह मापता है डी, वेट को, भार को मापता है। स्प्रिंग बैलेंस हुक्स के नियम के अनुसार काम करता है। यह उस बल पर लगाए गए बल, फोर्स या तनाव, टेंशन को मापता है। जैसे एक पुली है, एक ईंट है जिसको आपने एक रस्सी से बांध दिया तो यहाँ पर टेंशन अप्लाई होगा। चूँकि गुरुत्वाकर्षण के अधीन खिंचाव वस्तु के भार वेट बराबर mg होता है, ऊपर ही हमने पढ़ा है ये, इसलिए यह प्रत्यक्ष रूप से भार मापता है, द्रव्यमान नहीं। इसलिए यह प्रत्यक्ष रूप से भार मापता है, द्रव्यमान नहीं, क्योंकि स्प्रिंग पर है, स्प्रिंग पर है तो जी भी लगेगा इस पर। जी लगने के कारण से यह भार मापता है, द्रव्यमान को नहीं मापता, मास को नहीं मापता, बल्कि वेट को मापता है, वेट को मापता है। हुक्स का नियम इस पर काम होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रह में बैठे अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स का आभासी भार कितना होगा। आभासी भार पूछा जा रहा है, जो उनको आभास होगा। जैसे लिफ्ट पर जो आपको भार आभास हो रहा था, उसी प्रकार से पूछा जा रहा है। वास्तविक भार से अधिक, वास्तविक भार से कम, शून्य या फिर वास्तविक भार के बराबर। तो इसका आंसर सी हो जाए। उपग्रह में बैठे यात्री स्वयं उपग्रह
दोनों पर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लगता है, जिससे लगातार मुक्त पतन की स्थिति में रहते हैं वो, उनका भार शून्य होगा, भारहीनता जैसा लगेगा, भारहीनता जैसा लगेगा। जब कोई उपग्रह पृथ्वी कक्षा में घूमता है तो वास्तव में पृथ्वी की ओर लगातार गिर रहा होता है। गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। चूंकि अंतरिक्ष यात्री उसी त्वरण जी से गिर रहा होता है, यात्री उपग्रह के सतह के बीच कोई प्रतिक्रिया नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं लगता, इसलिए उसको भारहीनता लगेगा, भारहीनता लगेगा। इसको जरूर ही याद रखें। नेक्स्ट सवाल है, द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वृत्ताकार पथ, सर्कुलर पथ में गतिमान किसी वस्तु पर वृत्ताकार पथ ले लीजिए। ठीक है, इस पर एक वस्तु है, यह गति कर रही है, पर अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। वर्क डन पूछा जा रहा है आपसे, वर्क डन पूछा जा रहा है, वर्क डन पूछा जा रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, F इंटू एस होता है। एस क्या है, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एस। एस यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट तब लगता है जब व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल, तब हम लोग डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं। अगर यहाँ पर चूंकि सर्कुलर है तो किसी एंगल पर फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ पर सर्कुलर नहीं तो F इंटू डी होता है, डी फॉर डिस्टेंस इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला होता है इसका। और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे चूंकि सर्कुलर है तो F इंटू एस कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा होता है, क्योंकि एंगल भी तो हमें देखना है ना। तो वृत्तीय गति में किया गया कार्य, वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र की ओर निर्देशित होता है, त्रिज्या रेडियस के अनुदिश होता है, जबकि वस्तु का विस्थापन हमेशा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश ही होता है। तो चूंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री होते हैं, इसलिए इसका जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा, इसका शून्य हो जाएगा। वैसे भी अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर आप शून्य कर देते हैं यहाँ पर, चूंकि सर्कुलर पथ पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको शून्य मिल जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला जो है वो डेली लाइफ अप्लाइड सवाल होगा इसी प्रकार का। देखिए अगला सवाल क्या है, लंबी छलांग लगाने से पहले एक एथलीट कुछ दूरी दौड़ता है, ऐसा किस लिए किया जाता है। कोई लॉन्ग जंप का अगर आपने किया होगा, एसआई वगैरह के लिए बच्चे खूब कूदते फांदते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कूदने से पहले थोड़ा सा रनअप क्यों लेते हैं, या बॉलिंग करने से पहले रनअप क्यों लेते हैं, है ना। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। दूर तक कूदने के लिए गति का जड़त्व प्राप्त करना होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन प्राप्त करना होता है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कारों में सीट बेल्ट दिए जाते ताकि अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में यात्री आगे की ओर न फेंके जाए। यहाँ भौतिकी कौन सा नियम लागू होता है, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लागू होता है कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई वस्तु चल रही है, गतिमान है, तो गतिमान ही रहना चाहेगी, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहना चाहेगी। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मशीन दूध से क्रीम को अलग करने के लिए तेज़ी से घूमने का उपयोग करती है, स्पिनिंग होती है। कौन सा बल भारी दूध के कणों को बाहर की ओर धकेलता है, मक्खन क्यों कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में सवाल पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल यहाँ पर लगता है। वॉशिंग मशीन का ड्रायर अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। क्रीम सेपरेटर जो क्रीम अलग करता है वो भी। तेज़ी से घूमने पर भारी कण दूध बाहर की ओर फेंके जाते, हल्की क्रीम केंद्र के पास रह जाती है, और इसके कारण से आपको बीच में सारा मक्खन इकट्ठा मिलेगा, जबकि बाहर की ओर छाछ आपको मिल जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। वाहनों के पहिए के ऊपर दिए गए मड गार्ड वाहन को साफ रखने में कैसे मदद करते हैं, ये पूछ रहा है। मड गार्ड वाहन के पहिए पर अगर आपने लगवाया होगा मड गार्ड, क्यों यह आपको मदद करता है वाहन को साफ रखने में, इसका यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया गया है, निकालिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ ये, क्योंकि कल वाला हमने कर लिया है कॉन्सेप्ट, अब सबको उसके रिवीजन कर रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन बेस्ड सवालों को। दिशा के जड़त्व इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण कीचड़ स्पर्श रेखा का अनुदिश टेंजेंटली उड़ता है। टेंजेंटली उड़ने के कारण से वो गाड़ी के ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से मोशन हो रहा है। यहाँ पर मडगार्ड है तो यह कीचड़ गाड़ी के ऊपर ही आ जाएगा, इसके कारण से मडगार्ड लगाया जाता है ताकि सेफ रहे, गाड़ी गंदा ना हो। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक लॉन रोलर, लॉन जो
घर के बाहर का लॉन होता है जिसमें घास वगैरह लोग लगाते हैं, उसमें रोलर का उपयोग किया जाता है। या क्रिकेट फील्ड में भी आपने देखा होगा, को धकेलना आसान है या पर खींचना ऐसा क्यों, ये पूछा जा रहा है। एक लॉन रोलर को धकेलना आसान है या खींचना, और अगर आसान है तो क्यों, ये पूछा जा रहा है। पुशिंग बिकॉज इट इंक्रीज नॉर्मल फोर्स, धकेलना आसान है क्योंकि यह अभिलंब बल बढ़ाता है। खींचना क्योंकि यह आभासी भार और घर्षण को कम करता है। खींचना आसान है क्या, क्योंकि आभासी भार और घर्षण को कम करता है खींचने पर। सीरियसली, दोनों में समान प्रयास की आवश्यकता होती है। खींचने और धकेलने में दोनों में एक ही प्रकार से बल लगता है क्या? अगर आपने किसी चीज़ को खींचा होगा तो आपको पता होगा। खींचना क्योंकि गुरुत्वाकर्षण गति में सहायता करता है। ये खींचना आसान होता है कि गुरुत्वाकर्षण में सहायता करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। पुलिंग क्या होता है, खींचना क्योंकि यह आभासी भार और घर्षण कम करता है, इसके कारण से इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। पुशिंग वर्सेज पुलिंग, धकेलना बनाम खींचना। जब हम किसी वस्तु जैसे रोलर को खींचते हैं तो हमारे बल का एक हिस्सा ऊपर की ओर कार्य करता है, जो वस्तु के ज़मीन पर पड़ने वाले दबाव को कम कर देता है। दबाव कम होने से घर्षण भी कम हो जाता है। इसके विपरीत धकेलते हैं, जब किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो क्या होता है, बल का एक हिस्सा नीचे की ओर कार्य करता है, जिससे दबाव और घर्षण दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे उसे खिसकाना कठिन हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एथलीट और पर्वतारोही स्पाइक्स कील वाले जूतों क्यों पहनते हैं? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रोवाइड बेटर ग्रिप। फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए स्पाइक्स वाले जूते पहने जाते हैं। फुटबॉलर भी पहनते हैं। यदि शीशे की खिड़की पर गोली चलाई जाए तो एक स्पष्ट छेद बन जाता है, लेकिन पत्थर फेंकने पर शीशा चकनाचूर हो जाता है। ऐसा इसलिए क्यों, पूछा जा रहा है। पत्थर से शीशा को तोड़ सकते, लेकिन गोली से उसमें छेद होता है, ऐसा क्यों होता है? ए, ग्लास इज ब्रिटल अर्थात शीशा भंगुर है। द बुलेट इज हॉट, गोली गर्म होती है। सी है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ओनली द पार्ट स्टक बाय द फास्ट बुलेट मूव्स। विराम के जड़त्व के कारण तेजी से गोली से टकराने वाला जो हिस्सा है वही केवल मूव करता है, बाकी शीशा अपने मेन पोजीशन में ही बना हुआ रहता है। जबकि पत्थर जो मारते हैं तो पत्थर की स्पीड चूँकि कम होती है तो पूरा फ्रेम जो है वो मूव करने लग जाता है, जिसके कारण से पूरा शीशा चकनाचूर होगा। जबकि गोली लगते समय जिस हिस्से गोली ने टच किया केवल वही हिस्सा चलने की स्थिति में आता, गतिमान होता है, तो वो हिस्सा टूट के गिर जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कंक्रीट के फर्श की तुलना में रेत या फोम के गद्दे पर कूदने पर कम चोट लगती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका इसलिए होता है क्योंकि टकराव का समय जो है, इम्पैक्ट जो है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो बढ़ जाता है, जिससे औसत बल कम हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि साइकिल छत के पंखे और मोटर में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? साइकिल जो आपके घर में फैन लगा है वो, मोटर सभी जगहों पर बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, जिसमें ग्रीस भी लगाई जाती है। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है? बहुत आसान सवाल है। इसका आंसर क्या है? सर्पी घर्षण को कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, घिसकने वाले फ्रिक्शन को घूमने वाले फ्रिक्शन में बदलने के लिए ऐसा किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल है, एक व्यक्ति छोटी नाव से कूदकर किनारे पर आता है तो नाव का क्या होगा? एक व्यक्ति छोटी नाव से कूदकर किनारे पर आता है तो नाव का क्या होगा? और आपको मैं बताऊं इंटरेस्टिंग सा चीज़, इसी नाव से कूदने वाले सिद्धांत या ठेला से कूदने वाले सिद्धांत के आधार पर रॉकेट भी काम करता है। किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा कैसे, बहुत ही मज़ेदार होगा ये। क्या होगा उस नाव का? वह किनारे की ओर जाएगी, वो पूरी तरह से स्थिर रहेगी, यह पीछे की ओर जाएगी, किनारे से दूर हो जाएगी, यह डूब जाएगी, क्या होगा? तो चूँकि वो व्यक्ति नाव पर से कूदा है तो कूदते समय उसने उस नाव पर पीछे की ओर फोर्स लगाया होगा और नाव में उस पर आगे की ओर फोर्स लगाया होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा कि आदमी तो चला जाएगा किनारे पर और नाव चली जाएगी पानी की तरफ में। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको पेड पीडीएफ ग्रुप में मिल जाता है बंधुओं, जितने भी पीडीएफ है करंट अफेयर का और ये सारे पीडीएफ एक ही ग्रुप में दे देता हूँ मैं। आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यू लाएंगे और आपके लिए अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का।